दोस्तों समकालीन भारत और शिक्षा का पांचवा यूनिट नवीन अभ्यास जो कि आपके सेकंड पेपर का लास्ट यूनिट है। इस वीडियो में महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। दोस्तों पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर आता है, जीवन कौशल शिक्षा क्या है। तो सन 1999 में मानसिक स्वास्थ्य विभाग WHO ने जीवन कौशल को ऐसे अभिविन्यास के रूप में परिभाषित किया जिससे सांस्कृतिक व विकासात्मक दृष्टि से मनोसामाजिक कौशलों के व्यवहार एवं ढांचे को सुगम बनाया जा सके। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO 1994 के अनुसार जीवन कौशल अनुकूलात्मक और सकारात्मक व्यवहार की वे योग्यताएं हैं जो व्यक्तियों को दैनिक जीवन की मांगों और चुनौतियों से प्रभावपूर्ण समायोजन करने योग्य बनाती है। इसके बाद में यूनिसेफ के अनुसार जीवन कौशल केंद्रीय योग्यताओं का एक संघ है जिसे कभी कभी भावात्मक बुद्धि के रूप में वर्णित किया गया है। इसमें मूलभूत कौशल जैसे स्व जागरूकता, परानुभूति, प्रभावपूर्ण संप्रेषण, संवेगों से निपटने व प्रतिबल का सामना करने की योग्यता, विवेचनात्मक चिंतन, निर्णय लेना व समस्या समाधान को सम्मिलित किया जाता है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं जीवन कौशल शिक्षा की आवश्यकता या फिर क्या महत्व रहा है। तो पहला बिंदु देखिए, जीवन कौशल सामाजिक क्षमता एवं संवेदनात्मक कौशलों के स्वस्थ विकास से किशोरों को सफलतापूर्वक बाल्यावस्था से वयस्क अवस्था में लाने में उनकी सहायता करते हैं। दूसरा बिंदु देखिए, जीवन कौशल सामाजिक क्षमता एवं समस्या निवारण कौशलों के विकास में सहायक होते हैं जिससे किशोरों को अपनी निजी पहचान बनाने में सहायता मिलती है, मदद मिलती है। इसके बाद में तीसरा बिंदु देखिए, इससे मनुष्य स्थिति विशेष में सही गलत की पहचान करके समस्या उत्पन्न करने वाले व्यवहार को रोकने की कोशिश करता है। इसके बाद में चौथा बिंदु देखिए, इससे सकारात्मक सामाजिक मानदंडों को बढ़ावा मिलता है जिसका असर किशोरों की स्वास्थ्य सेवाओं, स्कूलों व परिवारों पर पड़ सकता है। इसके बाद में पांचवा बिंदु देखिए, इससे किशोर सुनने और ध्यान से सुनने के बीच फर्क समझ सकता है जिससे उसमें मादक पदार्थों का सेवन, मदिरापान जैसे मुद्दों के संदर्भ में गलत धारणाएं कम विकसित होंगी। सुनना और ध्यान से सुनना, इसके बीच में फर्क। और इसके बाद में इससे तंबाकू के सेवन और मदिरापान जैसी आदतों की शुरुआत में विलंब पैदा होता है और इससे सकारात्मक स्वाभिमान के विकास को बढ़ावा मिलता है और इससे मनुष्य क्रोध को नियंत्रित करना सीख जाता है। तो ये कुछ बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसके बाद में बात करते हैं महत्वपूर्ण बिंदु की, ई अधिगम क्या है। ई अधिगम यानी कि ई लर्निंग की बात हो रही है, डिजिटल लर्निंग की बात हो रही है। तो यहाँ पर देखिए, सामान्य रूप से ई अधिगम अध्यापक एवं छात्र में अंतःक्रिया के लिए ऑनलाइन तकनीक का प्रयोग होता है। इसमें इंटरनेट के माध्यम से अधिगम प्रक्रिया संपन्न होती है। व्यवहारिक अर्थ की जब हम बात करें तो देखिए, व्यवहारिक अर्थ में ई लर्निंग के लिए या ई अधिगम के लिए उच्च स्तरीय इलेक्ट्रॉनिक सूचना एवं संप्रेषण माध्यमों की सेवाओं तथा निम्नलिखित साधनों की आवश्यकता होती है, जैसे सीडी रोम या फिर डीवीडी। इस तरह के जो ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनमें हम क्या करते हैं कि कुछ ऑडियो या फिर वीडियो रिकॉर्ड करके रख लेते हैं जिनसे हम सीख सकते हैं। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग और कंप्यूटर आधारित कॉन्फ्रेंसिंग, ईमेल, चैट का सीधा प्रसारण, वेब ब्राउजिंग आदि जो है इसके टूल्स हैं। इसके बाद में देखिए, ई लर्निंग की परिभाषाएं या फिर ई अधिगम की परिभाषाओं की बात करते हैं। पहली परिभाषा है रोजेनवेग के अनुसार, ई अधिगम ज्ञान और कार्य प्रदर्शन को बेहतर बनाने वाले समाधानों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रस्तुत करने के लिए इंटरनेट तकनीकियों के प्रयोग से संबंधित है। इसके बाद में दूसरे नंबर पर है ब्रांडन हॉल के अनुसार, जब अनुदेशन का संचार आंशिक अथवा पूर्ण रूप से विद्युत यंत्रों के माध्यमों की सहायता से किया जाता है तब उसे ई अधिगम या फिर ई लर्निंग कहते हैं। तो इस तरह से ये दो परिभाषाएं भी आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में बात करते हैं ई लर्निंग की विशेषताएं क्या क्या है। तो देखिए, पहली विशेषता है डिजिटल तकनीकी द्वारा शक्ति प्राप्त शिक्षा शास्त्र है। दूसरा विशेषता है कंप्यूटर द्वारा बेहतर बनाया गया अधिगम है। तीसरी विशेषता है प्रौद्योगिकी द्वारा बेहतर बनाया गया अधिगम है। चौथी विशेषता है ऑनलाइन अधिगम। तो यहाँ पर ई लर्निंग की विशेषताओं का भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में बात करते हैं ई लर्निंग के गुण या फिर क्या क्या लाभ हमें हो रहे हैं उनकी बात करते हैं। पहला लाभ देखिए, यह शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं, योग्यताओं, अधिगम शैलियों और रुचियों के उपयुक्त व्यक्तिगत अनुदेशन प्रदान करता है। इस प्रकार यह शिक्षार्थी केंद्रित है। इसके बाद में दूसरा बिंदु देखिए, शिक्षार्थियों को समय, स्थान और दूरी की सभी बाधाओं को पार करके
अधिगम तक पहुंच प्राप्त होती है। शिक्षार्थी किसी भी समय और किसी भी स्थान पर सूचना और शैक्षिक सामग्री तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं। तो ऑनलाइन माध्यम से है, तो जब आपका मन चाहे तब आप सर्च करके और पूरी डिटेल जिसके बारे में आपको सर्च करना है तो वो आप प्राप्त कर सकते हो। इसके बाद में तीसरे नंबर पर देखिए, यह खराब स्वास्थ्य तथा प्रतिकूल शारीरिक अवस्थाओं या कोई प्रतिकूल मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों वाले बच्चों के लिए उपलब्ध है, जिनके कारण संस्थानात्मक शिक्षा लेने में बाधा आ सकती है। तो आप घर बैठे आराम से बेड रेस्ट करते हुए भी अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हो। इसके बाद में बात करते हैं ई लर्निंग की सहायता से मूक बधिर जैसे विकलांग बच्चे भी अधिगम प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं चौथा बिंदु, ई लर्निंग के माध्यम से अधिकाधिक संख्या में शिक्षार्थियों को विश्व की सर्वोत्तम शैक्षिक सामग्री, ज्ञान के खजाने और अवसर विशेष रूप से प्रगतिशील और विकसित देशों में उपलब्ध यहाँ पर है। और इसके बाद में बात करते हैं पांचवें बिंदु की। देखिए, पांचवें बिंदु में दूसरों तक पहुंचाने के माध्यमों जैसे कि सीडी, डीवीडी, लैपटॉप और मोबाइल के माध्यम से अलग अलग जगह पर हम जो शैक्षणिक सामग्री है उसको पहुंचा सकते हैं। कोर्सों के जो प्रकार हैं, इकाइयाँ, अधिगम की अधिक छोटी वस्तुएं, इस तरह से पहुंचा सकते हैं। और पहुंच जो है तात्कालिक या फिर स्वयं की गति से के अर्थों में ई लर्निंग की जो परिवर्तनशीलता है उसको शिक्षार्थियों के लिए बहुत ही लाभप्रद सिद्ध हो सकती है। इसके बाद में बात करते हैं छठे बिंदु की। व्यक्ति इंटरनेट का उपयोग करके किसी भी प्रकरण या फिर विषय की अधिगम और नवीनतम जानकारी प्राप्त कर सकता है। इंटरनेट पर सर्च करके कंप्लीट जानकारी वहाँ पर ले सकता है। तो ये तो दोस्तों हो गए ई लर्निंग के लाभ। और इसके बाद में बात करते हैं ई लर्निंग के दोष क्या क्या हैं। तो देखिए, पहला दोष आता है इसकी सेवाओं का लाभ उठाने में ज्ञान और कौशलों की कमी, अभाव या बाधा बन सकता है। अगर इंटरनेट का सही हमें यूज करना नहीं आएगा तो फिर हम सही जानकारी सर्च नहीं कर पाएंगे और सही जानकारी तक नहीं पहुंच पाएंगे। उपकरणों का अभाव, कई बार हमारे पास वो उपकरण नहीं होते हैं जिनकी वजह से हमें जानकारी मिले, तो वो भी दोस्तों कई बार बाधा, कई बार दोष वहाँ पर आ जाता है। और खर्चीला, कई बार ज़्यादा महंगा पड़ जाता है सामान जो इंटरनेट वाला जो सिस्टम है। उसके बाद में देखिए, चौथा बिंदु है अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था का जो अभाव है। वहाँ पर जो है जिस तरह से हमें मैटर मिल रहा है उसी तरह से कंज्यूम करना पड़ेगा। हम अपने अकॉर्डिंग वहाँ पर नहीं कर सकते कि हमें ये अच्छा नहीं लगा या फिर पसंद नहीं आया, या जो अकॉर्डिंग है वो। उसके बाद में देखिए, पांचवा बिंदु से आंखों और शरीर के कुछ अन्य अंगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। शिक्षार्थी शारीरिक रूप से निष्क्रिय बन जाते हैं। आंखों पर दोस्तों गहरा प्रभाव पड़ता है। आंखें वहाँ पर डैमेज होना शुरू हो जाती है जब हम ज़्यादा देर स्क्रीन के सामने रहते हैं। तो स्क्रीन के सामने ज़्यादा देर रहना भी हमारी आंखों के लिए हानिकारक रहता है। छठा बिंदु देखिए, ई लर्निंग तकनीक पर आधारित होने से कई बार जब तकनीकी दोष आ जाता है तो ई लर्निंग नहीं हो पाती है। परिणाम स्वरूप अधिगम की निरंतरता में बाधा आ जाती है। ई लर्निंग में आगे प्रगति नहीं हो पाती है। कई बार मान लीजिए कि इंटरनेट सर्वर में दिक्कत है या फिर साइट नहीं चल रही है, तब जो लर्निंग है वो रुक जाती है और हमारे काम में बाधा आ जाती है। तो इस तरह के ये कुछ दोष भी आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद में बात करते हैं इंटरनेट क्या है। तो इंटरनेट को कंप्यूटर के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह वह नेटवर्क है जो सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रदेशों, विश्व के सभी कंप्यूटरों को जोड़ता है। यह विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है, नेटवर्कों का विश्वव्यापी नेटवर्क है। इसके बाद में बात करते हैं इसकी कुछ परिभाषाओं को लेकर के। तो पहली परिभाषा आती है एडीयू.एस. टेनेनबॉम के अनुसार, परस्पर जुड़े हुए नेटवर्क के समूह को एक इंटरनेट जिसका विश्वविद्यालयों, सरकारी कार्यालयों, कंपनियों और निजी व्यक्तियों को जोड़ने के लिए विस्तृत रूप से प्रयोग किया जाता है। दूसरी परिभाषा दी है क्रिश्चियन कर्मलिस ने। इनके अनुसार देखिए, यहाँ पर इंटरनेट नेटवर्कों का विश्वव्यापी नेटवर्क है। इंटरनेट कंप्यूटरों के लिए आदान प्रदान करने का ढंग है। यह कोई स्थान नहीं है, यह अन्य कंप्यूटरों तक पहुंचने का एक मार्ग है। इसके बाद में अगली परिभाषा यहाँ पर दी है पर्ल सॉफ्टवेयर ने। पर्ल सॉफ्टवेयर के अनुसार इंटरनेट कंप्यूटरों का एक विश्वव्यापी नेटवर्क है। इंटरनेट की रचना करने के लिए कई हजार व्यक्तिगत कंप्यूटर नेटवर्कों को आपस में जोड़ा जाता है। इंटरनेट इलेक्ट्रॉनिक मेल, टेलनेट, कंप्यूटर का दूरस्थ तर्क, फाइल स्थानांतरण सेवाओं और विभिन्न चर्चा समूहों और जानकारी प्राप्त करने की सुविधाओं द्वारा बहुत सी जानकारी प्रदान करता है। इसके बाद में बात करते हैं इंटरनेट की विशेषताएं या फिर लाभ के बारे में। देखिए, पहला लाभ है पारस्परिक संप्रेषण। इंटरनेट के माध्यम से तात्कालिक और परस्पर संप्रेषण संभव है। इंटरनेट संप्रेषण का सबसे तेज, सबसे सस्ता और विश्वसनीय माध्यम प्रदान करता है आज के टाइम पे। उसके बाद में देखिए, रोजगार के अवसर। इंटरनेट रोजगार के अवसरों का ज्ञान प्रदान करता है। हम इंटरनेट पर उन इच्छित कंपनियों को अपना बायोडाटा भेज सकते हैं जहां पर हमें नौकरी चाहिए। तो ये भी दोस्तों इंटरनेट का काफ़ी बड़ा फायदा रहता है। तीसरा पॉइंट देखिए, सीधा संपर्क हम कर सकते हैं। इंटरनेट से आने वाले ग्राहकों और संगठन के बीच सीधा संपर्क संभव हो पाया है। उसके बाद देखिए, इंटरनेट का व्यापार।
इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इंटरनेट की प्रयोग क्रिया है जहां सभी प्रकार के व्यापारिक कार्य किए जाते हैं, जैसे कि वस्तुओं के लिए ऑनलाइन ऑर्डर लेना, बिलों का भुगतान करना आदि काम जब ऑनलाइन होने लगे हैं तो काफ़ी मदद वहाँ पर दोस्तों सभी लोगों को होने लगी है। इसके बाद में पांचवा बिंदु देखिए, ऑनलाइन शॉपिंग में हम काम लेते हैं। मनोरंजन का स्रोतों में अध्यापक का जो सर्वोत्तम शस्त्र है, अध्यापक पढ़ाते समय कुछ अगर आपको प्रेजेंटेशन तैयार करनी है तो वो आप इंटरनेट के माध्यम से शो कर सकते हो। पढ़ाने में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो उसके बारे में डिटेल्स आप सर्च कर सकते हो, तो काफ़ी मदद वहाँ पर रहती है। इंटरनेट सेवाएँ जैसे वर्ल्ड वाइड वेब, वेब पेज, वेब ब्राउज़र, सर्च इंजन, नेट सर्फिंग, ईमेल आदि के काम वहाँ पर ये हो जाता है। तो ये दोस्तों काफ़ी यहाँ पर लाभ इसके आपको ध्यान रखने हैं। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नवाचार की अवधारणा। हमारा अगला टॉपिक है। नवाचार शब्द में दो शब्द जुड़े हैं, नव और आचार। अर्थात जो भी व्यक्ति, संस्था या समाज को निर्देशित कार्यों का उद्देश्य है, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विविध और विभिन्न क्रियाकलाप होते हैं। ये क्रियाकलाप उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक होते हैं। प्राकृतिक नियम के अनुसार परिवर्तनशीलता के अस्तित्व में आने से निर्दिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति में परिवर्तनशीलता के घटकों के कारण परिवर्तन करना पड़ता है। प्रक्रिया में परिवर्तनशीलता निसंदेह नवाचार के रूप में उपस्थित होती है। संक्षेप में कहें तो परिवर्तन को सम्मिलित करते हुए किसी भी कार्य को निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो तरीका अपनाया जाता है वह नवाचार की श्रेणी में आता है। नवाचार में निम्न घटक सम्मिलित हैं। पहला तो है परिवर्तनशीलता के आयाम इसमें सम्मिलित हैं। परिवर्तनशीलता का प्रभाव इस पे पड़ता है। तीसरा है परिवर्तनशीलता के आधार पर कार्य के उद्देश्यों में परिवर्तन आता है। चौथा बिंदु है मूल उद्देश्यों व परिवर्तित उद्देश्यों के अनुरूप परिवर्तनशीलता के आयामों को आधार बना करके उद्देश्य पूर्ति की प्रक्रिया भिन्न प्रकार से करना, उक्त प्रक्रिया के आधार पर मूल्यांकन करना और नवाचार के प्रतिस्थापित करना, ये कुछ इसके घटक आपको ध्यान रखने हैं। इस तरह से दोस्तों 5वीं यूनिट में आपको इन बिंदुओं को जरूर से याद करना है। और अगर आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो आप इनके अलावा जो टॉपिक हैं इस यूनिट के उनको भी आप याद कर सकते हैं, बट कम से कम आपको इतना ज़रूर से याद कर लेना है। आई होप आपने ठीक तरीके से मेरी सारी बातों को समझा है। कोई भी दिक्कत रहती है, कोई भी परेशानी, कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया है लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगले पेपर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।